मैं रोशन कुमार मैं तक्षल में आपका स्वागत करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। अखबार से पूछो सुबह समय की चाय के साथ आता है और शाम की चाय तक रद्दी हो जाता है और शाम की चाय तक रद्दी हो जाता है। इसलिए जिंदगी में जो करना है, जिंदगी में जो करना है समय पर कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम अफसोस ज्यादा देती है। जिंदगी मौके कम अफसोस ज्यादा देती है। दोस्तों अब चलेंगे शांत किसे कहते हैं और शांत क्या होते हैं और शांत क्या होते हैं। ठीक है, देखिए शांत दशमलव निरूपण किसे कहते हैं, क्या होते हैं। ऐसा दशमलव निरूपण जिसमें दशमलव के बाद का अंक शांत हो या अस्थिर हो जाए उसे हम शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। जैसे 2/5, इसको यदि 2 में हम 5 से भाग देते हैं, 2 में यदि हम 5 से भाग देते हैं, 0 0 यहां 0 देंगे, पॉइंट लगेगा 0 और 5 का 20, ये कट जाता है तो इसी को हम अस्थिर हो जाए या शांत हो जाए, यह हो गया शांत दशमलव। जिसमें भाग देने से यदि वो स्पष्ट रूप से कट जाता है तो वो शांत दशमलव होता है। अब देखिए अशांत दशमलव निरूपण क्या होते हैं, आप लोग ये समझ, जैसे 1/5 को भाग देंगे 0.2 होगा, इसको इसमें भाग देंगे तो 0.1 होगा, इसी तरह से इसको इसमें भाग देंगे 0.5 होगा। अब इसको इसमें भाग देंगे तो जैसे करके निकालते चलेंगे सब का सब अशांत हो जाएगा। अब आगे चल कर अब देखिए अशांत क्या है, अशांत दशमलव निरूपण, ऐसा दशमलव निरूपण यहां दशमलव निरूपण होगा। ऐसा दशमलव निरूपण जिसमें दशमलव के बाद कोई अंक शांत या अस्थिर ना हो, मतलब कोई अंक जो होता है ना, कोई शांत या अस्थिर नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव अशांत दशमलव निरूपण कहते हैं। जैसे इसमें भाग दोगे तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, कोई नहीं कटेगा, मतलब दशमलव के बाद वो अस्थिर नहीं रहेगा, बढ़ते जाएगा, कटवेगा नहीं करेगा, स्पष्ट रूप से वो नहीं कटेगा, उसे हम अशांत दशमलव निरूपण कहते हैं। अब देखिए अशांत दशमलव निरूपण 2 प्रकार के होते हैं। अब जो अशांत दशमलव निरूपण है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, देख लीजिए, अशांत आवृत्ति निरूपण, एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव निरूपण। अशांत आवृत्ति दशमलव निरूपण, एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण। ठीक है, अब देखो इसमें 1 से भाग दे, 1 में 3 से भाग देंगे, 0.33 आते रहेगा तो इसको 0.33 डॉट में बढ़ते रहता है, इसको हम क्या करेंगे 0.3 पर रेकरिंग दे देंगे। रेकरिंग देने के बाद यह क्या हो जाएगा, जब रेकरिंग लग जाएगा तो अस्थिर हो जाएगा। अस्थिर हो जाएगा तो कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण, देखो कोई संख्या 0.304 है, आगे चलकर 0.3004 हो जाता है। अब देखिए 0.3000004 हो जाता है, डॉट करके ऐसे करके बढ़ते जाएगा, बढ़ते क्रम में इन्फिनिटी तक जाएगा, तो उसका जो है उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए नोट में दिया हुआ है, नोट में यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण शांत हो या अशांत हो तो वह परिमेय संख्या होती है। अब ये कोई भी दशमलव निरूपण है, यदि वो शांत है, चाहे वो शांत है, लेकिन फिर भी वह क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए बिना भाग दिए शांत या अशांत निरूपण की पहचान, बिना भाग दिए शांत या अशांत निरूपण की पहचान कैसे करेंगे, बिना भाग दिए हम कैसे पहचाने कि यह शांत है या अशांत है। इसको पहचानने के लिए देखिए यदि किसी परिमेय संख्या के हर की अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो, या 2 5 दोनों हो, या केवल 2 हो, या केवल 5 हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। अब देखिए यहां देखिए, यदि 2 और 5 के अतिरिक्त
कोई संख्या हो उसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। अब देखो संख्या या परिमेय संख्या मान जाए कोई भिन्न है, कोई भिन्न मानकर चलिए यहाँ 2 मानकर चलिए 10 है, ठीक है, तो 2 इसका भाज्य गुणनखंड करोगे 2 गुना 5 हो जाएगा, तो 2 और 5 रहेगा तब ये शांत हो जाएगा, ठीक है। यदि ये 3/10 है तब क्या होगा, देखिए 3/10 है, 2/5, 2 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड, तब पर भी ये शांत होगा। अब देखिए अशांत में क्या होगा, जैसे कि जो 2/21 होगा, ठीक है, 2/3 गुना 7, देखो इसमें 2 और 5 नहीं है, नहीं ना, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत है। यदि संख्या के यदि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आ जाए, मतलब यदि 2 और 5 है, जैसे कि 3/15 है तो ये कट जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा। यदि 3 गुना 5 गुना 30 है तो बराबर 2/3 गुना, देखिए 3 गुना 2 गुना 5 है, देखो इसके हर में क्या है, हर में देखिए 2 5 के अतिरिक्त क्या है 3 है, तो यह क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो इसी तरह से संख्या जैसे ही बढ़ते चलेगा, जिसके हर में यदि 2 5 तो है लेकिन 3 भी है तो यह अशांत है। यहाँ देखो यहाँ केवल 3 7 है, तो ये 2 और 5 इसमें है ही नहीं, तो ये भी अशांत है। यदि 2 और 5 इसमें है तो शांत है, केवल 2 रहेगा। मानकर चलिए 10/16 है, तो 10/16 है तो बराबर देखिए 10 तो 10, इसका भाज्य गुणनखंड करोगे तो एलसीएम निकालोगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इसको लिख लीजिए 2, इसको लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, देखिए केवल 2 है, केवल 2 है तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। अब देखिए दूसरी बात, यदि कोई संख्या आप बोलेगा सर बोले केवल 5 होगा, 2 और 5 दोनों होगा, यदि 2 और 5 तो भाई दोनों यहाँ है ना, 2 और 5 देखो दोनों है। अब देखो कहेगा 2 यदि केवल 5 होता, अब देखो मानकर चलो 3/125 है, अब 3/125 है, शांत है, बिना भाग दिए ये पता करना भाज्य गुणनखंड लगा करके नियम से। अब 5 गुना 5 गुना 5, यदि जिसके हर में परिमेय संख्या के हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, वह संख्या क्या होता है शांत होता है। यदि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या उसमें शामिल हो जाए या है तो वह अशांत होता है। अब देखो यहां क्या होता है, अब ये हो जाएगा शांत, जो इसमें इसके दोनों का अतिरिक्त कोई संख्या तो अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती। तो इसी तरह से 5 और 20 का, तो 5/20, 2 गुना 2 4 गुना 5, 5/20 ये शांत हो जाएगा, क्योंकि हर में 2 और 5 दोनों है। अब देखिए 1/3 है, 1/3 × 3 बराबर शांत। अब देखो इसमें हर में के दोनों 3 ही है, इसमें ना 5 है ना 3 है, 3 में 5 रहता, यदि 2 और 5 रहता, यदि 3 भी रहता तब पर भी वो शांत होता, यदि केवल 2 और 5 रहता तब जाकर के वो शांत होता है। देखिए नोट में परिमेय संख्याएं शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव, अनावर्ती नहीं होते हैं, आवर्ती होते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या अशांत एवं अनावर्ती दशमलव होते हैं। आपके सवाल में लिखा हुआ रहेगा, प्रश्न दिया हुआ रहेगा, इसमें अशांत आवृत्ति है, यदि शांत आवृत्ति या अशांत आवृत्ति को चुने, इसमें कौन शांत है कौन अशांत है उसको लिखना है। वो अशांत को अनावर्ती लिखेंगे, आप अशांत को आवर्ती लिखेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में जानना है। 2 धनात्मक पूर्णांक, जैसे 2 धनात्मक पूर्णांक a और b होगा, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होती है। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक है
और दिए यदि रहेगा तो ऐसी अद्वितीय हल पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त होती है। जैसे A बराबर BQ प्लस R, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। वही है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जहां 0 ग्रेटर देन या लेस देन R ग्रेटर देन B, मतलब R से 0 से बड़ा या छोटा R होगा, R से बड़ा B होगा। देखो यहाँ A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। इस चीज को ध्यान में रखना। ये जो है, ये जहां A बराबर भाज्य, B बराबर क्या है भाजक, Q बराबर क्या है भागफल और R बराबर क्या होता है शेषफल। अब देखिए एक एग्जांपल है, दो धनात्मक पूर्णांक 50 और 9 है। इसमें मानेंगे हम, सवाल को बनाना है। अब लोगों को देखिए ध्यान से, माने हैं जो बड़ी संख्या उसको ये मानेंगे, ठीक, जो छोटी संख्या उसको भी मानना है। अब बड़ी संख्या जो है A बराबर 50 मान लिया, कहे कि हमको A फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, तो हमको सबसे जो बड़ी संख्या है हम उसको मानेंगे A और जो छोटी संख्या है उसको मानेंगे B। हम मान लिए A बराबर 50, B बराबर 9। अब देखिए A बराबर BQ प्लस R, आपके यूक्लिड के नियम से, यूक्लिड विभाजन के नियम एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए A बराबर, A का मान 50 रख दिए, अब B का मान कितना है आप जो है 9 रख दिए। अब देखो अब कहेगा सर ये कहां से आ गया, देखिए इस 50 में जो है ना, इस 50 में इस 9 से भाग दीजिए। जब भाग देंगे तो 9 पचे 45, ध्यान दीजिए। अब ये 10 में से 5 गया 5, ये 4 में 4 जगह कट, क्योंकि इसमें से पैसा लिए तो हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, 4 4 कैंसिल हो गया। तो ये जो 5 है ये 5 है, ये शेषफल वाला जो है, देखिए शेषफल की जगह ये जो शेषफल बचा है इसको यहां लिख दी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये जो है, ये B जो है, B यहां आ गया, ठीक है, एक जगह पर, क्योंकि अब इसमें बड़ा हो गया, क्या हो गया 9 हो गया, तो A हो गया 9। अब ये जो था ये हो गया आपका B क्योंकि छोटा था। अब 9 में देंगे 5 से भाग, 9 में यदि हम 5 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिए, तो 5 का 5 बार, एक बार में, अब ये हो जाएगा 4। अब देखिए तो 5, अब देखो 4 है, सॉरी 5 का 5, अब देखिए गुना 1 प्लस शेषफल, ये कितना बचा शेषफल 4 बचा, 4 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 5 एक जगह आ जाएगा, ये जो R जो है ये B की जगह आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे 5 में, अब इसको 5 में इसमें भाग दे, 5 में 4 से भाग देंगे। यदि हम 5 में 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा 5 में यदि 4 से भाग देते हैं शेषफल कितना बचा 1 बचा। जब 1 बचा, अब देखिए जब 1 बच गया, ये 4 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये 4 यहां आ जाएगा। अब जब 4 यहां आ जाएगा भाई, यहां देखिए शेषफल भी 1 भागफल भी 1 कर दिए, जोड़ दिए, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो है, यहां जो है आपका ये 4 यहां आ गया, ये 1 यहां आ जाएगा। अब देखिए इस 4 से, इससे क्या करना है, 1 से इस 4 में भाग दीजिए। 4 में क्या करना है, 1 से भाग दीजिए, 1 चौका 4 कट गया। अब देखिए जब इसमें भाग दे दिए ना, कै बार में कटा 4 बार में, शेषफल कितना आ गया 0। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया भाई, जो ये B आपको लिखा है, B इसका जो है ना एचसीएफ होता है, एचसीएफ B का मान कितना है 1 है, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम कहता है यह सुपरिभाषित एवं सुव्यवस्थित चरणों की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा विशेष प्रकार की समस्या का हल किया जाता है। जिसमें विशेष प्रकार की समस्या है उसको हल करने में सहायता करती है। अब नोट में दिया गया है एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम की उत्पत्ति फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी
अल ख्वारिज्मी के नाम से हुआ है। कहता है एल्गोरिथम का उत्पत्ति जो है फारसी गणितज्ञ है जिसका नाम अल ख्वारिज्मी ने किया था। ठीक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ ए और ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, उसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ एचसीएफ ज्ञात किए हैं उसी तरह एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या पैटर्न में बना है। यदि हम एचसीएफ बनाते डायरेक्ट, यदि सीधा हम एचसीएफ बनाना प्रारंभ करते, ध्यान दीजिए 50 में यदि 9 से भाग देते, एचसीएफ बनाते भाग विधि से, तो देखिए 9 × 5 = 45, 5 ये हो गया 5, ये देखिए इसको यहां लाइए, अब इसको यहां लाइएगा तो एक मरतबे, अब बचा कितना 4, तब ये 5 कहां आएगा? यहां आएगा। अब देखिए 4 1 हुआ, अब इसको कहां कै बार में काटिएगा? 4 बार में। 4 बार में काटोगे 1 चौका 4, एचसीएफ कितना है आपका? 4 आया। इस विधि से भी निकाल सकते हो, एक गुणनखंड विधि आता है, ये गुणनखंड विधि भी से एचसीएफ निकाल सकते हो। जैसे अब देखिए ये तो भाग विधि हो गया, ये तो यूक्लिड विभाजन के नियम से हो गया। एक होता है 50 है ना, 50 का एलसीएम निकालिए, 25 दूनी 50 और 25 25, ठीक है। अब देखिए अब 9 है, 9 का निकालोगे तो 3 × 3, अब एक बार एको से लग जाएगा ना। अब देखिए इसको नहीं मिल रहा है, मिल रहा है खाली क्या? एक, एचसीएफ हो गया। ये हो गया गुणनखंड विधि। एक होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंडन वृक्ष के नियम से। इसको कई नियम से भी सवाल को बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना है भाई, यूक्लिड विभाजन करा है ना, यूक्लिड विभाजन से बनाना ना, ये गुणनखंड विधि लगाना है ना भाग विधि बनाना है आपको यूक्लिड विभाजन के विधि से। अब देखिए ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग कर संख्या क्यू तथा आर ज्ञात करते हैं, जो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, जहां ए ग्रेटर देन या लेस देन आर ग्रेटर देन बी। यदि दूसरा नंबर देखिए, यदि आर बराबर 0 हो तो बी एचसीएफ होता है। अब देखिए बी जो है, देखिए यहां क्या है, ये हो गया बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, तो बी क्या होता है? एचसीएफ होता है। यही ना एचसीएफ लिखे हैं, एचसीएफ बराबर 1 लिखे हैं। अब देखिए बी एचसीएफ होता है, आर डज नॉट इक्वल 0 हो तो, यदि आर के यदि मान 0 ना हो तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग किया जाता है। कहता आर डज नॉट इक्वल 0 हो, आर 0 नहीं हो तो बी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग किया जाता है। देखो इसको तब जब ये सब कर लेंगे तब तक जारी रखेंगे। ध्यान दो, इस यदि सवाल को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे कि हम बनाए यहां 0 आ गया तब ना एचसीएफ निकला भाई, तो इसी तरह से आप लोग जब तक इसको जारी रखना है जब तक कि आर बराबर 0 प्राप्त ना हो जाए। आर बराबर जिस तरह यहां 0 नहीं आया तब तक करते रहेंगे जब तक 0 ना आएगा। इसलिए आर बराबर 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल 0 प्राप्त होने की स्थिति में यदि शेषफल प्राप्त 0 हो जाता है, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ होता है। क्या होता है? वांछित एचसीएफ। देख लीजिए यहां बी बराबर क्या है? भाजक। यहां बी क्या है? भाजक। तो भाजक जो प्राप्त होता है, भाजक यदि 0 स्थिति में आ गया तो जो प्राप्त होते हैं बी का मान जो प्राप्त वही एचसीएफ होता है, उसी को हम वांछित भाजक भी कहते हैं। ठीक है, चलते आगे की ओर। देखिए अब आगे की ओर चलते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी पॉजिटिव compositive number can be expressed as the product of positive integral powers of prime number and the factorization is unique except for the order in which the factor occur। मतलब इसका कहने का अर्थ है प्रत्येक अभाज्य को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है
और या गुणनफल भाज्य गुणनखंडों के रूप में आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। देखो ये जो है ना, प्रत्येक भाज्य और अभाज्य संख्या को एक गुणनखंड के रूप में, मतलब एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, या और यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। अब देखो 10 का ये 2 गुना 5 गुणनखंड होगा, 40 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 ये 40 होगा। अब देखो नोट में इस अंक गणित, देखियो इस अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रमाण। अब देखो ये जो अवधारणा है ना, इसको कहते हैं हम गुणनखंड वृक्ष। इसको क्या कहते हैं? गुणनखंड वृक्ष। जैसे 10 दिए तो 2 इधर, भागफल इधर, ये जो इधर लिखते हैं जो बचा हुआ होता है। अब इसको देखो, इसका आधा कितना एलसीएम की तरह, ये 20 दूनी 40, ये 2 इधर लिखते हैं, फिर 20, 10 दूनी 20, फिर 2 पंच 10। इस तरह से ये डाली जो बनते हैं, शाखा डाल, इसको हम गुणनखंडन वृक्ष कहते हैं। इस गणित की अंक गणित की अवधारणा प्रमेय का प्रमाण गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस, सीएफ गॉस ने, देखिए इसका जो अवधारणा जो क्या है, सीएफ गॉस मतलब कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था। आजकल इस प्रमेय का बृहद अनुप्रयोग न होने सिर्फ गणित में बल्कि बहुत से क्षेत्र में भी हो रहा है। मतलब गणित के क्षेत्र में इसका बहुत क्षेत्र में हो रहा है। आदि गुणनखंडों का आरोही अवरोही परिमाप के क्रम में प्रकट किया जाता है। जब देखो यहाँ आदि गुणनखंडों को आरोही या अवरोही परिमाण के क्रम में प्रकट किया जाता है जाए तो वे सदैव समान होते हैं। क्या होते हैं? सदैव समान होते हैं। इस प्रकार हम 5 गुना 11 गुना 2 पर पावर 3, ठीक है, और 11 गुना 2 पर पावर 3 गुना 5 को समान गुणनखंड मानते हैं। दोनों एक दूसरे से समान, चाहे उल्टा लिखो, इधर से उधर लिखो, चाहे इधर से उधर लिखो, लेकिन गुना में ही है, लेकिन उतना गुना करने के बाद दोनों का मान समान ही होगा, तो समान ही है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर से विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? देखो यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो माना कि x क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव पर्यंत है, तब हम x को p बाय q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सहअभाज्य है। p और q क्या है? सहअभाज्य है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m 3 पर पावर n के रूप में है, जहां mn ऋणेतर पूर्णांक है। देखो ये एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव पूर्णांक शांत हो, ध्यान देना, ये एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव पूर्णांक शांत हो, तब हम x को p बाय q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक, जहां p और q सहअभाज्य गुणनखंड सहअभाज्य है, तो q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, तो जहां m और n क्या होगा? ऋणेतर। ये जो पावर है ये ऋणेतर पूर्णांक है। क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। तो आपकी इंट्रोडक्शन रियल नंबर का समाप्त हो गया। आप लोग फटाफट शेयर करते चलिएगा। देख तो लेते हैं, लाइक करते हैं, मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग लाइक करते चलिए। लाइक